हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 16th ऑफ अगस्त। 15th ऑफ अगस्त को कोई वाजीराम पॉइंटर्स था नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है। डोंट वरी, रोज कवर होगा थोड़ा थोड़ा। सब बैकलॉग हो गया है तो टाइम लगेगा ना क्लियर करने में। ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू लीव सम फीडबैक। पॉजिटिव रहता है तो डेफिनेटली मोटिवेट्स मी, और नेगेटिव रहता है तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का स्कोप हो जाता है। और मान लो कि अगर तुम्हें कुछ लिखने का मन नहीं है, तो इफ यू लाइक द कॉन्टेंट, जस्ट ड्रॉप अ लाइक, ओके। इन सम ऑफ माई वीडियोज आई कुड हियर माई सेल्फ ब्रीदिंग क्वाइट हैविली, so you must also be experiencing that. It's just because of my underlying breathing condition, and it usually happens when I'm recording in the morning, like today. Okay, so I've tried reducing the noise through an app, but it changes the voice so much that it becomes difficult for me to even understand few of the words. On my part, I'm trying to optimize the noise levels as much as I can. Even then, if you hear me breathing, try to reduce the volume. I've tried it myself, it helps a bit. ठीक है, बाकी आई एम वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग द नॉइज लेवल्स। पहला आर्टिकल देखते हैं। पहले समझते हैं PFAS या फॉरएवर केमिकल्स होते क्या हैं। अब रिसर्चर्स ने एक टेक्निक पता कर ली है यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स, जिससे क्या पता चलेगा, इनके स्प्रेड के बारे में पता चल जाएगा और इनके फिंगरप्रिंट के बारे में पता चल जाएगा कि किस सोर्स से ये ओरिजिनेट हुए हैं। कैसे? एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई की जाएगी, उसके बाद क्या होता है, जो PFAS होता है, इसके एटम्स जो हैं वो रेडियो वेव्स एमिट करने लगते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है इनके बारे में। बाकी तो मैंने बता ही दिया सब। अब देखो, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस जो हैं, इनको फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैन मेड केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। अब रेजिस्टेंट टू हीट, ऑयल, वाटर एंड इवन रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। तो क्या होता है, ये एनवायरमेंट में बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं फॉरएवर केमिकल्स, क्योंकि ये हमेशा के लिए ही एनवायरमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं ये, कि देखो यहाँ फ्लोरो लिखा है ना, तो इसमें फ्लोरीन होता है। एल्काइल लिखा है तो एल्काइल का मतलब क्या हुआ, कार्बन ग्रुप है। तो कार्बन और फ्लोरीन का एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ये डिग्रेड नहीं करता है। अब ये कॉज करते हैं बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स। इवन इस बार प्रीलिम्स में ये ऑप्शन में आया था एक, देख सकोगे आप, लिखा होगा PFAS। ठीक है, अब बॉडी में कैसे जाता है, नॉन स्टिक कुकवेयर वगैरह में यूज होता है ये, इवन क्लॉथिंग वगैरह में प्रेजेंट होता है। ये वाटर वगैरह को कंटेमिनेट कर लेता है, एयर में भी प्रेजेंट रहता है। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या कॉज करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, हायर ब्लड प्रेशर हो जाता है, किडनी एंड टेस्टिकुलर कैंसर वगैरह कॉज कर सकता है। 3 नई रामसर साइट ऐड हो गई हैं, तो टोटल कितनी हो गई, अब 85 हो गई। अब सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हो गई, वो हो गई तमिलनाडु में, फॉलोड बाय यूपी। अब तीनों को मैप से देखते हैं। अब तमिलनाडु के जो 2 वेटलैंड्स है जो अभी ऐड हुए हैं वो देखते हैं। पहली कौन सी है, काजू वैली बर्ड सेंचुरी है, ये रहा। इसमें एक फीचर है कि ये 2 वाटर से बना हुआ है, एक फ्रेश वाटर है इसमें इन्वॉल्व एक पोर्शन में, और दूसरे पोर्शन जो है वो ब्रैकिश वाटर है। दूसरा क्या है, नंज नारायण टैंक बर्ड सेंचुरी, ये यहाँ पे लाई करता है। और मान लो और प्रोटेक्टेड एरियाज देखने हैं, तो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी है, कहाँ पे, ये पाक बे में। डुगोंग क्या होता है, ये बेसिकली सी काऊ बोलते हैं इसे, ये यूपीएससी में भी आ चुका है प्रीलिम्स में। इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, ये हर्बीवोरस होता है। और दूसरी जो है कादूवर स्लेंडिस लॉरिस सेंचुरी है। अब जो स्लेंडर लॉरिस होता है, ये नेटिव कहाँ कहाँ का है, ये इंडिया का नेटिव है और श्रीलंका का। ठीक है, और स्टेटस क्या है इसका, एंडेंजर्ड है, IUCN। शेड्यूल 1 में आता है WPA एक्ट के, और अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के। और ये नॉक्टर्नल होता है, ओमनीवोरस है। नॉक्टर्नल का मतलब फोरेजिंग जो है, मतलब खाना पीना जो है वो रात में खाता है। और दो दो बेसिकली सेंट्रल लॉरिस होते हैं, एक होता है रेड, दूसरा होता है ग्रे। ठीक है, स्टेटस मैंने बता ही दिया। तवा रिजर्वायर को डिक्लेयर कर दिया गया है रामसर साइड। ठीक है, और तवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है नर्मदा की ट्रिब्यूटरी। और कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब ये जो रिजर्वायर है ये लाई करता है सतपुरा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, और इसका जो वेस्टर्न बाउंड्री होती है, ये जो तवा रिजर्वायर है, ये वेस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करता है किसका किसका, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वेस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करता है, और सतपुरा नेशनल पार्क की। अब रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान में साइन हुआ था। इंडिया इसका एक सिग्नेटरी है। ठीक है,
बाकी ये मैंने ये इसमें कुछ ज़्यादा अंदर डिस्कस करने की बात है नहीं। काजू वैली में आप देख सकते हो कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे लाई करता है। ये बेसिकली एक पाथवे है जो बर्ड स्पीशीज फॉलो करती हैं फॉर एनुअल माइग्रेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तवा रिजर्वायर वाला क्या है कि लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। कन्फ्लुएंस पे किसके लाई करता है? तवा एंड डेनवा रिवर्स, बस। सिक्किम के फैमबोंग लोहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक यूनिक ऑर्किड स्पीशीज मिली है, गेस्ट्रोडिया इंडिका। अब तो इसको मैप से डिस्कस करते हैं। फाम्बुंग लोहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे ऑर्किड की स्पीशीज मिली है जिसका नाम है गेस्ट्रोडिया इंडिका। अब ये यूनिक कैसे है कि ये पहली ऑर्किड स्पीशीज है इंडिया में जो अपना फ्लावर कभी ओपन अप नहीं करती है, ठीक है। तो ओपन अप नहीं करती है तो ये खुद को क्या करती होगी? सेल्फ पॉलिनेट करती है। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, ठीक है। और दूसरा इसके पास इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है कि ये होलोमाइकोट्रॉपिक है, मतलब कि इसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये क्या करती है? फंगस जो कि ग्राउंड में रहता है उससे अपना कार्बन ऑब्टेन करती है और इस पर डिपेंडेंट होती है न्यूट्रिशन के लिए। अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं सिक्किम में, वो देखते हैं। अब देखो, एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क, लोकेशन याद रखना। दूसरा है सिंगालीला नेशनल पार्क और तीसरा है नियोरा वैली नेशनल पार्क। ऑल्सो कि एलिवेशन कितने पे ग्रो करता है? अराउंड 2000 मीटर के। और सिक्किम सिक्किम में एक और स्पीशीज मिलती है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। ये ऑर्किड्स नहीं होते हैं और ये प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है, ठीक है। बाकी लिमिटेड पॉपुलेशन तो होगी क्योंकि यूनिक फीचर है तो स्पेसिफिक हैबिटेट में भी मिलेगा। पहले एक इमेज से सरफेस टेंशन समझते हैं और सरफेक्टेंट समझते हैं। अब सरफेक्टेंट समझने से पहले समझते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। तो जैसे अगर एग्जांपल लो वाटर का, तो जो वाटर का अपर लेयर होता है ना, वो बेसिकली समझ लो कि एक स्किन की तरह होता है जो कि किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करता है अंदर आने से। तो सरफेक्टेंट्स क्या करते हैं? इसी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो अब क्या हो जाता है? एंट्री ईजी हो जाती है। यही प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स में, ठीक है। कि एंट्री अगर ईजी हो गई तो फिर क्या होता है कि वो फाइबर में बहुत ईजिली एंटर कर पाता है पानी और अंदर तक साफ कर पाता है उसे। तो सरफेक्टेंट समझने से पहले समझते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। अब देखो, हर सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है? दो पार्ट होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड जो वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक एंड होता है जो कि वाटर फियरिंग होता है। फोबिक मतलब फियरिंग, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी जो होती है इसको अलाउ करती है टू एमल्सिफाई, और दूसरा टू डिस्पर्स और टू क्रिएट फोम। अब एमल्सिफाई का मतलब क्या हुआ कि ऑयल्स और फैट को छोटे पार्टिकल में ब्रेक करना ताकि वो पानी में डिजोल्व हो सके। और डिस्पर्स का मतलब क्या हुआ कि टू स्प्रेड थ्रू द मीडियम, मतलब वाटर का अगर मीडियम है तो उसमें स्प्रेड करने की टेंडेंसी हो जाती है इसी वजह से। और फोम का मतलब क्या होगा कि एयर को ट्रैप करके बबल्स बना देता है। अब देखो, यही प्रिंसिपल जो है ये सब यूज़ होते हैं हमारे क्लॉथ को क्लीन करने में, इवन डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है? फर्टिलाइजर वगैरह में यूज़ होता है टू लाइक मेक देम टू अलाउ देम टू बी स्प्रेड ईजिली, ठीक है। फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग डिलीवरी में यूज़ होता है। अब ये तो हुई सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स की बात। अब बात करते हैं नेचुरल सर्फेक्टेंट्स की, इनको बोलते हैं बायो सर्फेक्टेंट्स। अगर यही चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए सर्फेक्टेंट को तो उसे बोलते हैं बायो सर्फेक्टेंट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे? जैसे ईस्ट हो गया, और क्या हो गया हमारा? बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, ठीक है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी ही रहेगी, सेम उसमें भी ऐसे ही दो एंड्स रहेंगे। बस ये बेटर कैसे हैं कि ये पहले तो इतने टॉक्सिक नहीं होते हैं, टॉक्सिक होते हैं बट इतने नहीं होते हैं, और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, और हाई परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ठीक है। एनिमल को कम हार्म करेंगे, ह्यूमन को कम हार्म करेंगे। तो इनका यूज़ कहाँ हो सकता है कि देखो, बेकरीज वगैरह में यूज़ हो सकता है, फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ हो सकता है। जो हम सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स यूज़ कर रहे थे उससे क्या हो रहा था कि हमारे जो माइक्रोबायोम थे गट वाले वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। तो अब उनकी जगह हम अगर मान लो बायो सर्फेक्टेंट यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये फूड वगैरह में यूज़ होते हैं ना, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट कर रहे थे बॉडी पे। तो उसकी जगह बायो सर्फेक्टेंट यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। अब बिहार पुलिस ने बेसिकली सीज़ किया था कैलिफोर्नियम। ये क्या होता है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये नेचुरली फाउंड नहीं है, ठीक है। ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू बनता है। और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को स्टार्ट करने में, इवन कोल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है,
सर्टन कैंसर्स को ट्रीट करने में हो गया, और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एमिटर है। अब न्यूट्रॉन कहाँ यूज़ होते हैं? हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होते हैं। तो देखो इसी के लिए लिखा हुआ ना, स्टार्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बाकी गोल्ड और सिल्वर की ओर को डिटेक्ट करने में, वाटर और ऑयल की लेयर को डिटेक्ट करने में यूज़ होता है। इतना काफ़ी है। अब ये पाया गया है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं क्लाइमेट चेंज को। ऑल्सो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो प्रोकैरियोट्स जो हैं ये पहले बने थे यूकैरियोट से पहले। तो जाहिर सी बात है कि ये एडवर्स कंडीशंस में बने थे अर्थ में, तो ये ज़्यादा टॉलरेंट होंगे क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि इन्होंने पहले भी तो देख रखा है। फीचर्स इमेज के थ्रू समझते हैं। एक बार प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद उनका वेन डायग्राम के थ्रू डिफरेंसेस देखेंगे। अब देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये बेसिकली जो लिक्विड वाला पोर्शन है इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। और इनका जो देखो डीएनए है वो न्यूक्लियस में नहीं है, ठीक है, ये फैला हुआ है पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे, ये जो दिख रहा है। यहाँ पे जो डीएनए है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। बाकी क्या है? देखो दोनों के पास राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स किस लिए यूज़ होते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। सेल की मेम्ब्रेन है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो सेल के बाहर की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इनके पास देखो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगी उसे सेल वॉल बोलते हैं। तो देखने से पता चल रहा होगा कि इनका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बेसिक है, फंडामेंटल है, और इनका जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो मतलब ये लेटर इवॉल्व हुए हैं। प्रो का मतलब यही होता है कि पहले, ठीक है, पहले ये आए उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स आए, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। देखो काम की बात क्या है कि एग्जाम्पल्स क्या हैं प्रोकैरियोटिक के? बैक्टीरिया और आर्के, और यूकैरियोटिक के क्या है? ह्यूमन, प्लांट एंड फंगाई, प्रोटिस्ट, ये सब हो गया। अब देखो इसमें लिखा है इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, ये मैंने बता ही दिया। स्मॉल साइज के होते हैं, सेल वॉल जो होगी पेपिडो ग्लाइकन की होगी, बस ये याद रखो। क्या होता है ये जानना जरूरी नहीं है। फिर इसके जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्स के बने होते हैं, और ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ये कंपोनेंट होते हैं सेल में जो कि एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, लार्ज साइज होगा, सेल वॉल जो होगी या तो चिटिन की होगी या तो सेलुलोज की होगी। सेलुलोज जो कि हमारे लीव्स वगैरह में मिलता है। राइबोसोम्स लार्जर होंगे, बताया था ना, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इनके राइबोसोम्स लार्जर हो गए। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, इनके पास ऑर्गेनेल्स होंगे और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन थी वैसे। अब देखो कॉमन फीचर्स क्या हैं दोनों के बीच में, कि डीएनए दोनों के अंदर है, राइबोसोम्स दोनों के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास है, और साइटोप्लाज्म जो लिक्विड वाला पार्ट बताया था वो दोनों के पास है। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या बचा है कि मीजोसोम्स बचा है। ये बेसिकली याद रख लो कि एक यूनिकली इसी में प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। बाकी और कुछ इसमें ये लिखा है कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि वर्ल्ड के फूड चेन में क्रूशियल पार्ट प्ले करते हैं और एक्सट्रीमली फास्ट ये ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से लॉट ऑफ कार्बन जो है ये एमिट करते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कैसे है इनका? रिप्रोडक्शन जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और बाइनरी फिजन एक तरीके का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जिसमें क्या कहते हैं दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। पहली बात देखो ये आर्टिकल जो है ये बताता है 75 ईयर्स हो गए जेनीवा कन्वेंशंस को, बट ये कुछ काम का आर्टिकल नहीं है। बट क्या है कि जहाँ तहाँ न्यूज़ में हमेशा जेनीवा कन्वेंशन आता रहता है, तो एक बार समझ लेते हैं पूरा। देखो बेसिकली ये 4 कन्वेंशन है प्लस 3 इसमें प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल बेसिकली जो कन्वेंशन होता है इसी में कुछ एडिशन कर रहे हैं या फिर मान लो कुछ डिलीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, प्रोटोकॉल साइन होता है, वो बेसिकली कन्वेंशन को अमेंड करता है या ऐड करता है, ऐसा, ठीक है। तो 3 प्रोटोकॉल है जो बात के हैं, बट कन्वेंशन पहले समझते हैं। अब देखो पहले जो 3 कन्वेंशन है ये समझ लो मिलिट्री पर्सनल के लिए है, और जो 4th कन्वेंशन है ये सिविलियंस के लिए है, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए। तो पहले में क्या होगा कि वॉर जब लैंड पे हुआ करता था, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, लैंड पे ही बेसिकली मोस्ट ऑफ द वॉर चल रहा था, तो क्या करेगा, उनके बारे में बात करेगा कि वुंडेड और सिक सोल्जर्स के बारे में, मेडिकल पर्सनल जो हो गए जो इनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो पहला जेनीवा कन्वेंशन इसके बारे में बात करता है। दूसरा क्या करेगा, सी पे बात करेगा कि मिलिट्री पर्सनल जो कि सी पे हैं ड्यूरिंग वॉर, तो लैंड और सी कवर हो गया। अब थर्ड किसके बारे में बात करेगा, अब जो लोग पकड़े गए यहाँ से, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, POW, ठीक है, और 4 सिविलियंस, और बाकी प्रोटोकॉल्स इतना डिस्कस नहीं करना, इतना ही काम का। अब कैप्टागन ऑलरेडी मैंने जो इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन का रिव्यू बनाया था संडे वाला, उसमें मैंने बताया था ये बेसिकली एक ड्रग है जो ड्रग एडिक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं पुअर मैन कोकेन, ठीक है। सीरिया बेसिकली इसके प्रोटेक्शन में काफ़ी आगे रहता है, बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। इसमें बस इतना जानना है कि AIM-174B ये US की मिसाइल है। अब देखो वैसे ऐसी छोटी मोटी स्कीम तो पूछता ही नहीं है, ठीक है, बस इतना जान लो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है,
2024 में लॉन्च हुई। इसमें बस क्या करते हैं, क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को एक हफ्ते के लिए प्रेरणा देने के लिए दूसरे स्कूल में लेके जाते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं।